बच्चों आज बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में अकाउंट फ्लोर। आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसके अंदर कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम बहुत बेसिक्स टाइप के क्वेश्चन आज करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके सामने मैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन कर रहा हूँ अकाउंटेंसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट के, जो बहुत ही बिगिनिंग लेवल के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही बिगिनिंग लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक्स टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे लास्ट में देखिए आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है। क्वेश्चन के लास्ट में जो आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है, ये नेट प्रॉफिट 20,000 रुपए का है और क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि क्वेश्चन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है। तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है, ना आपको प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, ना आपको इंटरम डिविडेंड दे रखा है, ना आपको कोई एबनॉर्मल लॉस दे रखा है, ना रिफंड ऑफ टैक्स दे रखा है, ना एबनॉर्मल इनकम दे रखी है। मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में पहले भी बताया कि जब इनमें से एक भी आइटम नहीं दिया होता तो जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट होता है वो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है। तो ये आपके सामने जो नेट प्रॉफिट है वो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 20,000 रुपए का। इसके बाद इस क्वेश्चन में कहीं पर भी बच्चों कोई भी आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं दे रखा, ना ही कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है। तो जो जो आइटम क्वेश्चन में गिवन नहीं है आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। आपको आपके सॉल्यूशन में भी उनको शो करने की जरूरत नहीं है, आप उनको इग्नोर कर दीजिएगा जो जो आइटम क्वेश्चन में नहीं गिवन। इसके बाद आपको यहाँ पर करंट लायबिलिटी और एक करंट असेट्स दे रखी है, तो हम इसमें ऐड करते हैं फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला क्या है? ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। यहाँ पर इन्वेंट्री क्लियरली देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन्वेंट्री 80,000 से डिक्रीज हो रही है और इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री करंट असेट्स होती है और करंट असेट्स जब डिक्रीज होती है तो उसको आप ऐड करते हैं, इसीलिए 80,000 को हमने ऐड कर दिया। इसके बाद दूसरा आइटम क्वेश्चन में गिवन है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है और यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है दैट बिल्स पेबल जो है इंक्रीज हो रहा है 1,20,000 से। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्योंकि बिल पेबल करंट लायबिलिटी है तो इसीलिए हमने इसको 1,20,000 से ऐड कर दिया। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में ना तो कोई करंट असेट्स दे रखी है, ना कोई करंट लायबिलिटी दे रखी है। तो आप क्या करेंगे? सिर्फ ये दो आइटम गिवन है तो इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा, टोटल आएगा 2 लाख। इस 2 लाख में 20,000 ऐड करके आएगा टोटल 2,20,000। इसके बाद ये जो आंसर आया ये हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस 2,20,000 को हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में इसके अलावा कोई भी आइटम नहीं दे रखा, ना तो इनकम टैक्स पेड दे रखा है, ना और कोई करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी दे रखी है। तो अगर कोई आइटम गिवन नहीं है तो आप उसको इग्नोर करते चलिए। तो ये जो आंसर आएगा 2,20,000 ये आपका आएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको आप ए मान लीजिएगा। इसको हम कोड दे देते हैं, कोड देना जरूरी है। क्वेश्चन के अंदर जब आप बोर्ड में क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको वहां पर भी ऐसे कोड देना पड़ेगा ए। इसको हमने ए बोल दिया। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इट इज 2,20,000। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो होती है वो होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख के अंडरलाइन कर दीजिएगा। और यहां पर क्वेश्चन में देखिए आप सेल्स दे रखी है, सेल ऑफ फिक्स असेट्स गिवन है 3 लाख रुपए की। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो सेल ऑफ फिक्स असेट्स है वो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और जब हम सेल करेंगे तो कंपनी के अंदर कैश आएगा। क्योंकि कैश आएगा तो ये पॉजिटिव एक्टिविटी है, पॉजिटिव इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो सेल ऑफ फिक्स असेट्स 3 लाख रुपए, इस 3 लाख रुपए को आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के नीचे दिखाएंगे 3 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है नेक्स्ट आइटम रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। जब आप लॉन्ग टर्म लोन्स जो है रीपे करेंगे
तो कंपनी से कैश बाहर जाएगा। नेगेटिव एक्टिविटी, जब कंपनी से कैश बाहर जाता है तो वो नेगेटिव एक्टिविटी होती है बच्चों। तो 5 लाख रुपए क्योंकि नेगेटिव है, हमने इसको पैसा वापस किया है, तो इसके आगे हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये पैसा हमें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से मिला है, तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आंसर पॉजिटिव में आए तो आप फ्रॉम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर आया था ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो फ्रॉम, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब यहाँ पर भी आंसर जो है पॉजिटिव में आया तो यहाँ पर भी आप कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखेंगे। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है, ब्रैकेट में लिखा जा रहा है नेगेटिव में, तो आप लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये एक एप्लीकेशन है, यानी हम पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं बैंक का लोन वापस करने के लिए। तो इसको आपने कोड दे दिया ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, फाइनेंसिंग कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कोड दे दिया बी, और सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कोड दे दिया आपने बी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कोड दे दिया सी। फिर आप तीनों को ऐड कर दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यहां लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड किया 2,20,000 प्लस 3 लाख 5,20,000, 5,20,000 माइनस 5 लाख तो 20,000। तो ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना आ गया? 20,000 आ गया। इसके बाद लास्ट की जो हेडिंग होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लेते हैं कैश का। ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश का, वो ले लेंगे आप। क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस। इस ओपनिंग बैलेंस का जो आपका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कैश और बैंक का, इसको आप एबीसी के टोटल में ऐड करेंगे। 20,000 प्लस 1,50,000 तो टोटल एंड 1,70,000 आ गया। ये जो 1,70,000 का जो आंसर आया, ये आपके क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस के बराबर होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन में जो है क्लोजिंग बैलेंस जो कैश और बैंक का दे रखा है वो भी 1,70,000 है, और यहाँ से टोटल करके भी 1,70,000 आ रहा है। दोनों साइड से इक्वल आना चाहिए, टोटल करके भी 1,70,000 आना चाहिए, और आंसर में भी आपको क्वेश्चन के अंदर भी 1,70,000 आपको गिवन है। तो इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, इसके अंदर कोई गलती नहीं है। यू हैव डन इट परफेक्टली राइट, देयर इज नो मिस्टेक। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है आपको, ये है क्वेश्चन नंबर 40 टीएस ग्रेवल बुक में है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 40 करंट एडिशन 2023 की किताब है, और क्वेश्चन नंबर 40 है। इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी है वर्टिकल फॉर्म में, और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट। यहां पर सबसे पहले हम टॉप पे लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस क्वेश्चन में आप देखिए लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल के जस्ट नीचे दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, ब्रैकेट में लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रीवियस ईयर 2021, करंट ईयर 2022। प्रीवियस ईयर में हमारा नेट प्रॉफिट था 82,000, करंट ईयर में वो बढ़कर 1,83,000 का हो गया। यानी पिछले साल जो प्रॉफिट हमारा था 82,000, करंट ईयर में वो बढ़ के कितना हो गया 1,83,000 का। तो इसका मतलब इस साल करंट ईयर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया 1,01,000। जब हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, प्रीवियस ईयर में कम हो करंट ईयर में ज्यादा हो जाता है, तो जो उसका डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ये प्रॉफिट कम हो रहा होता, मान लो प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट हो रहा होता 1,00,000 रुपए और करंट ईयर में 20,000 होता, तो इसका मतलब हमें लॉस कितना हुआ करंट ईयर में 80,000 का। अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो लॉस है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट माना जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट जो है वो 1,01,000 का है। ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड भी नहीं दे रखा, इंटरिम डिविडेंड भी नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में,
ना ही इस क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल इनकम या रिफंड ऑफ टैक्स दे रखा है। तो जब क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होता, सिर्फ नेट प्रॉफिट गिवन होता है, तो हम उसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मानते हैं, 1,01,000। ठीक है, यहां पर आप इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हम ऐड करेंगे। यहां पर देखिए बैलेंस शीट में ही लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है नीचे, नॉन करंट लायबिलिटी के नीचे 15% डिवेंचर, यानी ऐसे डिवेंचर का मतलब ये है, 15% डिवेंचर का मतलब होता है कि ऐसे डिवेंचर जिस पर कंपनी 15% इंटरेस्ट देगी। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारे डिवेंचर का बैलेंस था 50,000। देखिए 2021 में डिवेंचर का बैलेंस है 50,000 और एंड में बैलेंस कितना हो गया, 80,000 का हो गया। अब आप देखिए कि जो हम इस साल के एंड में जो हम इंटरेस्ट देंगे, कौन से अमाउंट पे देंगे, प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट जो है 1 साल के बाद दिया जाता है। अगर मैंने डिवेंचर होल्डर से लोन लिया है 1 अप्रैल 2021 को, तो उसका ब्याज मैं दूंगा 1 साल के बाद 31 मार्च को, 31 मार्च 2022 को। तो इसका मतलब जो हम ब्याज देंगे, जो हम इंटरेस्ट देंगे 31 मार्च 2022 को, वो 50,000 पे कैलकुलेट करेंगे, प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे, ना कि 80,000 पे कैलकुलेट करेंगे। 80,000 पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा, यानी 2023 31 मार्च को, क्योंकि उसका ईयर कब खत्म होगा, अगले साल 31 मार्च 2023 को। लेकिन इस साल के एंड में यानी 31 मार्च 2022 को जो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देंगे वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का जो बैलेंस है उस पर देंगे, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर का जो बैलेंस है वो 50,000 है 1 अप्रैल 2021 का, और उसका साल आज खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2022, यानी 12 महीने पूरे हो चुके हैं। अब हम इस इंटरेस्ट किस पे देंगे, 50,000 पे। उसका 1 साल का पीरियड मैच्योर्ड हो गया है, तो 50,000 पे हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देंगे। डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना देना है, हमने 15% देना है। तो आप क्या करेंगे, 50,000 का 15% इंटरेस्ट देंगे। 15% इंटरेस्ट जब आप देंगे तो आएगा 7,500। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हम ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 7,500 ऐड कर दिया हमने। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम ऐड करेंगे। ये जो बैलेंस शीट में 15% डिबेंचर है, ये एक तरीके की एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और एक बात को गांठ मार लीजिएगा, हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा कि जितनी भी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उसकी एंट्री हमेशा 2 जगह पर होती है, एक जगह पे नहीं होती, हमेशा 2 जगह पे होती है। इसीलिए अकाउंटेंसी के पहले पन्ने पे लिखा होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, यानी हर एक एंट्री को 2 जगह रिकॉर्ड करना है जो रिकॉर्ड नहीं हुई। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड नहीं हुई है, अगर हमने एक जगह रिकॉर्ड कर दिया तो उसको एक जगह हमें और रिकॉर्ड करना है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पहले हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हम पे करते हैं, तो यू नो वेरी वेल इट इज ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज ए चाइल्ड एक्टिविटी ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये माइनस होगा, क्यों, क्योंकि जब हम डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करेंगे तो हमारी कंपनी से कैश बाहर जाएगा। तो जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर भी आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड माइनस करेंगे। तो इसकी डबल एंट्री हमने कर दी, एक तो हमने यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया डबल एंट्री, और एक हमने यहाँ ले लिया। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं दिया हुआ। 7,500 को आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने के बाद आएगा 1,08,500। आगे चलते हैं। अब ये जो आंसर आया है 1,08,500, ये आपका आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें हम फॉर्मूले के हिसाब से ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो यहां पर देखिए ट्रेड पेबल
क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी के नीचे दिया हुआ है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल प्रीवियस ईयर में 1,10,000 का था और करंट ईयर में 1,50,000 का हो गया, तो 40,000 से बढ़ गया। तो 40,000 से ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं, तो ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है। जब करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम उसको ऐड करेंगे, तो इसलिए 40,000 को ऐड कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल, इसमें देखिए आप करंट एसेट्स के नीचे करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल देखिए। ट्रेड रिसीवेबल जो है प्रीवियस ईयर में 70,000 का था, एंड ऑफ द ईयर में यानी करंट ईयर में कितने का हो गया, 32,000 का हो गया। तो इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल 38,000 से डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होती है, तो इसलिए हमने 38,000 को भी ऐड कर दिया। जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 78,000। तो 78,000 जब इसमें आप ऐड करेंगे तो आएगा टोटल 1,86,500। फिर फॉर्मूले के हिसाब से हम माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये हम माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटी यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है आपको, लायबिलिटी की हेडिंग में देखिए अदर करंट लायबिलिटी, प्रीवियस ईयर में 20,000 की, करंट ईयर में 12,000 की। पहले बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 20,000 की थी, एंड ऑफ द ईयर में 12,000 की रह गई, यानी 8,000 से हमारी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है। जब करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो आप उसको माइनस करते हैं, तो इसलिए हमने 8,000 को माइनस कर दिया। इसके बाद एक आइटम और दे रखा है यहाँ पे देखिए करंट एसेट्स में, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 1,50,000 का दे रखा है और एंड ऑफ द ईयर में 2,06,000 का दिया हुआ है, तो इसका मतलब इन्वेंट्री 56,000 से इंक्रीज हो गई। 56,000 से इंक्रीज हो गई। इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स जब इंक्रीज होती है, करंट एसेट जब इंक्रीज होती है तो हम उसको माइनस करते हैं, इसीलिए हमने इन्वेंट्री को 56,000 से माइनस कर दिया। माइनस की फिगर को हमेशा ब्रैकेट में दिखाया जाता है अकाउंटेंसी में। नेगेटिव फिगर जो भी आप उसको ब्रैकेट में दिखाइए। 56,000 प्लस 8,000 64,000 ये माइनस का आ गया। फिर इसको इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस करेंगे तो 1,22,500 ये हमारा आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमारा सोर्स हो गया, सोर्स फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद हम अगला आइटम लेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक बार याद रखिए, जब आप बैलेंस शीट का कोई क्वेश्चन करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो आपने कोई भी आइटम बैलेंस शीट का आपका छूटना नहीं चाहिए। आपको सारे आइटम स्कैन करते हुए जाना है, एक एक आइटम को बिल्कुल जो है डीपली स्कैन करना है। कोई भी आइटम अगर छूट गया तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी हालत में आपका टैली नहीं होगा, कितना भी जोर लगा लेना। तो स्टार्टिंग से एक एक आइटम आप जो है स्कैन करिए। सबसे पहला आइटम जो है लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर दे रखा है शेयर कैपिटल 50,000 के हो गए, यानी प्रीवियस ईयर में हमारे जो शेयर्स थे वो 2 लाख के थे, जब हमने एंड ऑफ द ईयर में देखे तो 2,50,000 के हो गए, यानी हमने मार्केट में नए शेयर इशू किए, तभी तो बढ़ गए हमारी लायबिलिटी, तभी तो बढ़ी। अगर हमने लोगों से और पैसा ले लिया शेयर बेच के, जब और पैसा लेंगे तो हमारे जो है हमारे क्लेम्स बढ़ जाएंगे, शेयर होल्डर के लायबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पे शेयर इशू कर रहे हैं, तो जब आप शेयर इशू करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा। जब पैसा आता है तो शेयर इशू कर रहे हैं, तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मैंने आपको बताया ये आपकी मदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इश्यू ऑफ शेयर। आपने करंट ईयर में कितने और शेयर इशू कर दिए, 50,000। उसके बाद एक एक आइटम को स्कैन करना है। सेकेंड आइटम बी आइटम, ये आपका P&L अकाउंट दे रखा है, नेट प्रॉफिट ये हम ले चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देखिए डिबेंचर, 15% डिबेंचर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 50,000 के थे, एंड में 80,000 के हो गए, तो इसका मतलब करंट ईयर में हमने 30,000 के डिबेंचर और नए इशू कर दिए। इश्यू ऑफ डिबेंचर ये भी एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, मदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इश्यू ऑफ डिबेंचर 30,000 यहाँ ले लेंगे। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि जब हम मार्केट में डिबेंचर इशू करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। जब हम डिबेंचर इशू करने का मतलब जब हम डिबेंचर बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, तो हमने डिबेंचर बेचे तो 30,000 आया।
जब हम शेयर इशू करते हैं यानी शेयर बेचते हैं तो भी हमारे पास पैसा आता है, इसलिए वो भी पॉजिटिव एक्टिविटी है। इंटरेस्ट ऑन पेड ऑन डिवेंचर पहले से ही हमने ऑलरेडी मैंने आप डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 80,000 माइनस ये नेगेटिव है तो माइनस कर देंगे तो 72,500 ये आएगा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब हम आगे चलते हैं, आगे का आइटम स्कैन करते हैं। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल ले चुके हैं, जो चीज एक बार ले ली उसको दोबारा नहीं लेना, ट्रेड पेबल ले चुके हैं। आगे चलते हैं, करंट लायबिलिटी हम ले चुके हैं, उसको हमने दोबारा नहीं लेना। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी फिक्स असेट्स है, पहले 1,17,000 की थी, अब 2,74,000 की हो गई। कैसे बढ़ती है फिक्स असेट्स? फिक्स असेट्स बढ़ने का तरीका क्या है कि हम मार्केट से अगर कोई फिक्स असेट्स परचेज करेंगे तो ही हमारी फिक्स असेट्स बढ़ेगी। ऑब्वियसली अगर फिक्स असेट्स बढ़ रही है तो हमने खरीदी होगी तभी तो बढ़ी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारी फिक्स असेट्स बढ़ रही है तो इसका मतलब हमने परचेज की होगी। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आई हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। तो हमारी फिक्स असेट्स कितने से बढ़ रही है? पहले 1,17,000 की थी, अब 2,74,000 की होगी, तो 1,57,000 से बढ़ गई। जब हम फिक्स असेट्स परचेज करेंगे तो हमारे पास से कैश बाहर जाएगा, कैश बाहर जाएगा तो नेगेटिव एक्टिविटी है। नेगेटिव एक्टिविटी को ब्रैकेट में दिखाते हैं, पैसा जा रहा है, दुख की बात है। इसी तरीके से अगला आइटम को स्कैन करिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो है आपकी फिक्स लायबिलिटी होती है या फिक्स असेट्स होती है या नॉन करंट असेट्स होती है। प्रीवियस ईयर में हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 55,000 की थी, एंड में 68,000 की हो गई। तो इसका मतलब हमने फिक्स असेट्स जो फिक्स इन्वेस्टमेंट जो परचेज की है 13,000 की इन्वेस्टमेंट और परचेज की है, ये भी हमारी परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 13,000। इसमें हमने शेयर परचेज किए हो, डिवेंचर परचेज किए हो किसी और कंपनी के, या बॉन्ड परचेज किए हो मैं पता नहीं, लेकिन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 13,000 की है। पैसा गया, जब हम परचेज करेंगे तो ये भी नेगेटिव एक्टिविटी है। आगे आइटम स्कैन करते हैं, इन्वेंट्री ले चुके हैं हम, ट्रेड रिसीवेबल भी ले चुके हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट लास्ट की हेडिंग में लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो ये सब लेने के बाद इन सब का हमने ऐड किया तो 1,70,000 नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब ये पैसा खर्च हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। हम लिखते हैं कैश स्पेंट इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दीज आर द यूजेस ऑफ कैश, एप्लीकेशन ऑफ कैश। जहां से जो पॉजिटिव है, दीज आर द सोर्सेज ऑफ कैश। हमारा जो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया है 1,22,500, ये हमारा सोर्स हो गया, लेकिन 1,70,000 रुपये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खर्च हुआ है, हमारी एप्लीकेशन हो गई। तो तीनों का आप टोटल करेंगे, इसको हमने कोड दे दिया, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ए और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को बी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को सी। तीनों का जब आप टोटल करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 25,000। तीनों एक्टिविटीज निकालने के बाद कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालने के बाद हम तीनों का टोटल करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। ए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और सी जो हमने निकाली थी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पीछे आपने देखा 25,000 रुपये का तीनों का आपने टोटल किया था, 25,000 रुपये। इसके बाद हमारा आखिरी जो हेडिंग होती है इसमें होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में देखिए आप क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है सिर्फ कैश का, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 70,000। फिर आप क्या करेंगे, इस एबीसी का जो आपने टोटल किया इसमें ये ऐड कर देंगे तो आएगा 95,000। अब 95,000 इसका टोटल करने पे 95,000 आया, ये किसके बराबर होना चाहिए? क्लोजिंग कैश बैलेंस के, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश बैलेंस देखिए आप 95,000 का दे रखा है एंड ऑफ द ईयर में, यहां पर भी क्लोजिंग कैश बैलेंस 95,000 है और ऊपर से टोटल करने के बाद भी 95,000 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि जो भी हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है उसमें हमने कोई गलती नहीं करी है। इट इज परफेक्टली ऑल राइट। सो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट।
क्वेश्चन नंबर 41 है टीएस वेबल बुक से और न्यू एडिशन 2023। कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये जो क्वेश्चन है, इसमें मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है क्वेश्चन नंबर 41 में, और इस क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। ऑन द टॉप सबसे पहले हम लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे। प्रीवियस ईयर में हमारा प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का, करंट ईयर में बढ़ के प्रॉफिट हो गया 4 लाख रुपए का। तो 1 लाख से बढ़ गया, तो 1 लाख रुपए से जो बढ़ गया ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड या ऐसा कोई भी आइटम नहीं दे रखा जो हम जो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करते हैं या माइनस करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम जो है नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मानते हैं। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसके बाद इस क्वेश्चन में आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं दे रखे, ना ही आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है। जो जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है आप उस आइटम को स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या लेते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम ऐड करते हैं इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, हम इसको ऐड करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहला आइटम दे रखा है इन्वेंट्री स्टॉक, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। प्रीवियस ईयर में इन्वेंट्री 82,000 की थी, करंट ईयर में वो कम होके 76,000 की हो गई, यानी इन्वेंट्री जो है 6,000 से कम हो गई। इन्वेंट्री 6,000 से कम हो गई। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, क्योंकि इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री कम हो रही है तो इसलिए हम उसको ऐड कर देंगे, 6,000 को ऐड कर दिया। अगला आइटम ट्रेड रिसीवल भी करंट एसेट्स है। आप देखिए करंट एसेट्स की हेडिंग के नीचे ट्रेड रिसीवल प्रीवियस ईयर में 92,000 का था, करंट ईयर में 38,000 का हो गया। तो आप इसका डिफरेंस लेंगे तो 54,000 से ट्रेड रिसीवल कम हो गया। ट्रेड रिसीवल हमारी करंट एसेट्स है, वो कम हो रही है 54,000 से। डिक्रीज इन करंट एसेट्स हम ऐड करते हैं, इसलिए ट्रेड रिसीवल को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 60,000। उस 1 लाख में 60,000 ऐड करेंगे तो 1,60,000 आएगा। इसके बाद हम क्या माइनस करते हैं, माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो हम ये इसमें देखिएगा करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही है तो माइनस करेंगे, डिक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटी तो भी माइनस करेंगे। तो इसमें आपको देखिए करंट लायबिलिटी के नीचे एक आइटम दे रखा है ट्रेड पेबल। प्रीवियस ईयर में 48,000 का था, करंट ईयर में कम होकर 40,000 का हो गया। तो ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है, और करंट लायबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं, क्योंकि ट्रेड पेबल 8,000 से कम हो रही है तो इसको हम माइनस कर देंगे। ट्रेड पेबल हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि एक नेगेटिव फिगर है, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में दिखा रहे हैं। कोई आइटम अगर हम ब्रैकेट में दिखा रहे हैं अकाउंटेंसी में तो इसका मतलब वो नेगेटिव फिगर है। टोटल इसका हमने बाहर कर दिया 8,000, 1,60,000 माइनस 8,000, 1,52,000। ये आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये वो कैश है जो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्राप्त हुआ है, ये हमारा सोर्स फ्रॉम ऑपरेशन है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन है। ओके, नेक्स्ट आइटम है हमारे सामने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सबसे पहला इसमें जो आइटम दे रखा है क्वेश्चन में वो है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रीवियस ईयर में हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स थी 5,60,000 की, और करंट ईयर में वो बढ़कर 8,50,000 की होगी। तो इसका मतलब हमने 2,90,000 की परचेज की है। जब हम परचेज करेंगे तो कैश जाएगा, कैश जाता है तो ये हमारी नेगेटिव ट्रांजैक्शन है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में दिखाएंगे। सिमिलरली इस क्वेश्चन में आपको परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट होगी तो उसके आगे करंट शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। जब तक करंट इन्वेस्टमेंट ना लिखा हो आप उस इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट नहीं मानेंगे। इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट तभी माना जाता है जब स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन किया हो, इन्वेस्टमेंट के आगे करंट वर्ड लिखा हो।
अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, तो वो इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होती है या फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस फिक्स इन्वेस्टमेंट को जब हम परचेज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में हमारे पास इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 1,60,000 की थी, करंट ईयर में बढ़ के 2,32,000 की होगी। तो इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की होगी तभी तो बढ़ी है, और तो कोई जरिया नहीं है। तो हमने इन्वेस्टमेंट कितने से परचेज की? 72,000 से। तो ब्रैकेट में दिखाएंगे, इसके अलावा कोई आइटम नहीं है यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। टोटल कर लीजिएगा 3,62,000 ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि दोनों ही फिगर नेगेटिव है तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे 3,62,000 रुपए खर्च हो चुके हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। हमारे पास से पैसा गया है, हमने अप्लाई किया है 3,62,000। ये हमारी एप्लीकेशन है, ये हमारी यूसेज है, ठीक है। तो इसका मतलब 3,62,000 रुपए हमने यूज किया है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने बी मान लिया। आखिरी में एक क्वेश्चन में फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालनी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालने के लिए क्वेश्चन में दो आइटम दे रखे हैं। देखिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी के नीचे शेयर कैपिटल दे रखी है। प्रीवियस ईयर में शेयर कैपिटल थी 6 लाख की, करंट ईयर में बढ़कर 8 लाख की होगी। तो इसका मतलब हमने नए शेयर इशू किए मार्केट में। हम नए शेयर इशू करेंगे तभी तो हमारी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, और जब शेयर कैपिटल बढ़ेगी तो पैसा आएगा। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। इसके बाद और कौन सा आइटम है? यहाँ पे एक आइटम और दे रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आपको प्रीवियस ईयर में लॉन्ग टर्म लोन्स जो है वो 1,50,000 का था, करंट ईयर में कम होके 1 लाख हो गया। हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कम कब होती है? जब हम उस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को रिडीम कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं, रीपेमेंट कर देते हैं। तो हमने रीपेमेंट किया लोन की, तभी तो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कम हुई है। प्रीवियस ईयर में 1,50,000 की थी, करंट ईयर में 1 लाख की होगी। तो इसका मतलब हमने 50,000 से रीपेमेंट की है। इसीलिए हमारी रीपेमेंट ऑफ लोन जो है हम इसको नेगेटिव में दिखाएंगे, बिकॉज जब हम लोन की रीपेमेंट करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, हमारे पास से कैश जाएगा, तो ये नेगेटिव फिगर होगी, इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे, टोटल करेंगे, माइनस करके जो आएगा 1,50,000 रुपए, इसको लिखेंगे कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब आंसर पॉजिटिव आता है तो फ्रॉम वर्ड का यूज करते हैं, जब आप आंसर नेगेटिव में आता है जैसे कि इस केस में, तो हम यूज्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी को हमने सी मान लिया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का आप टोटल करिए, ये नेगेटिव फिगर है, इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे 60,000 आ जाएगा। तीनों का हमने टोटल किया ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आ रहा है 60,000 माइनस 60,000, ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव में आ रहा है आंसर, माइनस 60,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 60,000 रुपए का पैसा ज्यादा बाहर चला गया, माइनस 60,000। इसके बाद हम हेडिंग देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और जो है फॉर्मेट के हिसाब से पहले हम लेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे दो कैश और कैश इक्विवेलेंट दे रखे हैं, पहला कैश और कैश, दूसरा है करंट इन्वेस्टमेंट। कैश जो है आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर में देखिए, आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1,34,000 का, करंट इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग में दे रखा है 70,000। बिगिनिंग में कैश दे रखा है 1,34,000 और करंट इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग में दे रखा है 70,000। दोनों का जब आप टोटल करेंगे तो आएगा 2,04,000, ठीक है। फिर आप इसमें इसको ऐड कर देंगे, जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्योंकि ये नेगेटिव फिगर है, ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो इसमें से आप ये माइनस कर देंगे तो आएगा 1,44,000। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे, कैश फिर करंट इन्वेस्टमेंट दोनों ही कैश इक्विवेलेंट है। तो कैश हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए आपको क्वेश्चन में 50,000 दे रखा है, और राइट साइड में देखिए आपको करंट इन्वेस्टमेंट 94,000 की दे रखी है। जब आप इन दोनों का टोटल करेंगे 94,000 एंड 50,000 तो ये कितना आएगा 1,44,000। देखिए यहां से भी सेम 1,44,000 आ रहा है, और जब हमने इसका टोटल किया तो ये भी 1,44,000 आ रहा है। तो इसका मतलब जब दोनों साइड से टैली हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तो इसका मतलब द क्वेश्चन वी हैव डन इज करेक्ट, देयर इज नो मिस्टेक।